मेरी जेठानी देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती थी। मेरा पति उसके कमरे में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता था। एक दिन मेरी जेठानी अस्पताल गई हुई थी, तब मैंने उनके कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। 2 दिन बाद जब मैंने अपने मोबाइल में वो दृश्य देखी, तो मेरे ऊपर मानो आसमान टूट गया हो, क्योंकि मेरा नाम रीता है, मैं 20 साल की हूँ। हमारी शादी को सिर्फ 10 महीने ही हुए थे। इसी दौरान मैंने अपने पति विहान में कई बदलाव देखे। वो मेरी बातों से ज़्यादा अपनी भाभी की बातों का महत्व देता था और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता था। घर की छोटी छोटी दिक्कतें भी अपनी भाभी को बताता था और मेरी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी अनदेखा कर देता था। पहले तो मुझे लगता था कि 10 साल पुराना रिश्ता है, उसका शायद मुँह है, पत्नी आने पर थोड़ा कम हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो मुझे लगने लगा था कि उनके बीच देवर भाभी के प्यार से भी कुछ और है। मेरी जेठानी ऐसी थी कि उनको देखते ही कोई भी दीवाना हो जाए। मेरे जेठ ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। अब मुझे उनकी सौंदर्य से डर लगने लगा था। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि मेरे पति विहान अपनी भाभी के कमरे से बाहर आ रहे हैं और मुझे देखकर डर गए और सीधे बाथरूम में चले गए। आज मुझसे रहा नहीं गया। जब वो बाहर आए तो मैं गुस्से में बोली, जब तुम्हें अपनी भाभी के साथ ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? इतना सुनते ही उसे मेरे गालों पर जोरदार थप्पड़ मारा और मुझे बिस्तर पर धक्का देते हुए कहा कि आज के बाद अगर भाभी के बारे में एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने कमरे में रोती रही, लेकिन वो मुझसे बिना कुछ कहे भूखे पेट ऑफिस के लिए निकल गया। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दोपहर में अपना सामान पैक किया और बरेली का बस पकड़कर अपने मायके चली गई। मेरी जेठानी निकलते समय मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। विहान भी फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था, पर मैंने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया और घर आते ही फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और माँ को सब कुछ साफ साफ बता दिया। माँ भी कहने लगी कि रीता, तुमने बिल्कुल सही किया। अब तुम उसके घर में कदम तभी रखोगी जब विहान उस चुड़ैल से अलग होकर तुम्हारे साथ कहीं रहने को राजी होगा। मेरी छोटी बहन सीता को भी बहुत चिंता हो रही थी। उसकी भी शादी के अब 4 महीने रह गए थे और मुझे देखकर उसे ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। हम सब खाना खाने बैठे। मैंने फ़ोन को जैसे ही ऑन किया उतने में विहान का फ़ोन आने लगा, पर मैंने नहीं उठाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। फिर से विहान का फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो कहने लगा कि रीता, अब ध्यान रखना, तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो आओगी भी अपनी मर्ज़ी से। मैं तुम्हें नहीं लेने आऊँगा। मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि तुम मुझे क्यों लेने के लिए आओगे? तुम्हें मेरी ज़रूरत ही क्या है? वो चुड़ैल है तो सही, अब रहो दोनों अकेले। मैं तो अब तुम्हारे घर में कदम तक नहीं रखूँगी। इस बात को महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया। मैं विहान की राह देखती रही, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया, और आता भी क्यों? इतनी खूबसूरत औरत जो उसके साथ थी, फिर मेरी जैसी साधारण औरत की उसे क्या ज़रूरत थी? मैं अब बहुत दुखी हो रहने लगी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वालों को मेरी चिंता होने लगी थी। मेरी छोटी बहन की शादी को बस 2 महीने ही रह गए थे। एक दिन पापा मुझसे कहने लगे कि सीता की शादी के बाद मैं खुद जाकर विहान से बात करूंगा। अगर वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं फिर से उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहिए था। मेरे मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। अब सीता के शादी के 15 दिन रह गए थे। एक दिन मैंने खुद विहान को फ़ोन किया, विहान, तुम शादी में नहीं आओगे? वो कहने लगा कि मुझे यही नहीं पता कि किसकी शादी है। सीता की शादी है, तुम दामाद हो इस घर के। मैंने कहा। वो बोला, जब मुझे निमंत्रण ही नहीं है तो मैं कैसे आ जाऊं? तुम्हें निमंत्रण देने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने गुस्से में कहा। अब तक जो हुआ वो कम है क्या? और कुछ करना बाकी है? अच्छा ठीक है, मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगा, इतना कहा और फ़ोन रख दिया। शादी वाले दिन मैंने नीली रंग की साड़ी पहनी थी जो विहान ने मुझे गिफ्ट की थी। मुझे लगा कि वो ज़रूर आएगा। मैंने उसकी राह देखी, पर वो नहीं आया और ना ही उसका फ़ोन आया। एक तरफ सीता की विदाई और दूसरी तरफ मेरी अपनी तकलीफ़ के बारे में सोचकर मैं माँ के गले लगकर रोने लगी।
दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ गई और माँ से कहा कि मुझे अपने घर जाना है। ये सुनकर माँ गुस्सा होने लगी और बोली, उस इंसान के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी में आने के लिए वक्त नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, अब जो करना है तुम्हारे पापा करेंगे। मैं दिन भर विहान को फ़ोन लगाती रही लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मुझे लगने लगा था कि अब हमारा रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उतने में फ़ोन की घंटी बजी तो देखा विहान का फ़ोन आया था। हेलो रीता, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा, हुआ क्या, साफ साफ बोलो। वो रोते हुए कहने लगा कि रात में भैया भाभी का एक्सीडेंट हुआ था, भैया जगह पर ही ख़त्म हो गए, भाभी को अस्पताल में एडमिट है। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने जब घर में सबको बताया तो सभी अपने गुस्से को एक बगल में रखकर मेरे साथ अस्पताल पहुँचे। मेरी जेठानी सरिता की हालत ख़राब थी, उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे, काफ़ी इलाज कराया, कई जगह मन्नतें मांगी। उस दिन भी वो कहीं से दर्शन करके ही लौट रहे थे। मेरी जेठानी कोमा में ही थी, कई दिन से उसका इलाज चल रहा था, उसकी सेवा के लिए मैं अस्पताल में रहती थी। ये सब देखकर विहान में बदलाव दिखने लगा था और वो मुझसे प्यार करने लगा था। अब तो अस्पताल ही मेरा घर बन गया था। जेठानी की भी हालत में सुधार आने लगी थी, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें अपने पति के बारे में पता चल गया था। 2 महीने बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था, इसलिए घर पर ही मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती थी। इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने ये बात विहान को बताई तो वो भी खुश हुआ और जाकर अपनी भाभी के हाथ चूमने लगा। वो बोल तो नहीं सकती थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि हल्का मुस्कुराई। इसका मतलब ये खबर सुनकर वो भी खुश थी। मुझे अब 8 महीने हो गए थे। इसी बीच मुझे लगा कि विहान फिर अपनी भाभी के करीब जा रहे हैं। प्रेगनेंसी के कारण मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे कोई काम करते ही थकान हो जाती थी। मैं अधिकतर समय अपने कमरे में ही रहती थी। विहान जब काम पर से घर आते थे तो मेरे लिए खाना और भाभी के लिए जूस लेकर आते थे। मैं अपनी जेठानी को खुद जूस पिलाकर अपने कमरे में आ जाती थी और फिर मैं और विहान खाना खाते थे। सुबह देर से उठती तो विहान को नाश्ता बना चुका है। मेरे साथ नाश्ता करके वो ऑफिस के लिए निकल जाते थे। एक दिन मेरे पेट में हल्का दर्द हो रहा था, इसलिए मेरी जल्दी आँख खुल गई। विहान को लगा कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वो चुपचाप बाहर निकल गया। मैं भी दबे पाँव उसके पीछे आ गई तो वो भाभी के कमरे में जा रहा था और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रही। बाद में आकर मैं अपने कमरे में लेट गई। विहान का ये पागलपन मेरी समझ से परे था। पहले तो मेरी जेठानी ठीक थी, लेकिन अभी तो वो एक अपंग की तरह पड़ी रहती है और विहान अंदर कमरे में पता नहीं उनके साथ क्या करता होगा। ऐसा तो नहीं कि वो ठीक हो गई हैं और बीमार होने का नाटक कर रही हैं ताकि इन दोनों का सच मेरे सामने ना आ सके। आगे के कुछ दिनों में ठीक से सो नहीं पाई। मुझे विहान से नफरत होने लगी थी। मैं रोज़ रात को उससे अपनी भाभी के कमरे में जाते देखती थी। मेरी गहरी नींदों में सोने के बाद वो अपनी भाभी के कमरे में जाता और करीब आधे घंटे बाद वो मेरे बगल में आकर लेट जाता था और वो पसीने से सरोबार होता था। मेरी डिलीवरी होने में अभी 20 दिन बाकी थे। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक इन दोनों का रासलीला सहन नहीं करूँगी। डिलीवरी के बाद करीब 1 हफ्ते बाहर नहीं आ पाऊँगी, इसलिए पहले ही इन दोनों को रंगे हाथे पकड़ूँगी। रात में विहान जब घर आए तो रोज़ की तरह मुझे जूस देते हुए बोला, ये लो भाभी को पिला दो, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही लाओ। उसने वो गिलास लिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। करीब 10 मिनट बाद आया और बोला कि अभी से सोने जा रही हो क्या? अब आओ खाना भी खा लो, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मेरी भूख तो वैसे ही मर गई थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे के लिए खाना पड़ा। उतने में कहने लगा कि रीता, मुझे कल अस्पताल जाना है, भाभी की तबीयत फिर से ख़राब हो रही है। मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अच्छा, तो कितने बजे तक जाओगे? सुबह जल्दी ही निकलेंगे, उनका कुछ टेस्ट भी कराना है और आने में देर हो जाएगी। दूसरे दिन विहान मेरे साथ नाश्ता किया और भाभी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। मैंने फिर बाहर से जाकर एक छुपा हुआ कैमरा लिया और भाभी के कमरे में ऐसी जगह लगा दिया ताकि वहाँ से साफ साफ दिखा सके और अपने फ़ोन से अपने कैमरे को कनेक्ट कर लिया। आज मैं बहुत खुश थी कि उन दोनों मुझे सबूत मिलने वाले हैं। दोपहर में वो दोनों आए तो विहान मुझे बताया कि कौन सी दवाई कब देनी है, कितने बजे देनी है। उनकी ये भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी भाभी नहीं पत्नी हो।
रात में बिहान खुद अपनी भाभी के लिए जूस और दवाई ले गया और आधे घंटे बाद वो आया। खाना खाकर हम दोनों सो गए थे। दूसरे दिन बिहान नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया और फिर मैंने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग देखी तो देखने के बाद मानो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और मेरे होश ही उड़ गए। बिहान अपनी भाभी के कमरे में गया और उसे कुर्सी पर बैठाया। बिस्तर पर से गंदी चादर हटाकर उस पर साफ सुथरा चादर बिछाई। फिर वो गंदी चादर बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की थी और भाभी के कपड़े बदले, उसे धोकर सूखने के लिए डाला। मैं रोज़ अपना फ़ोन देखने के लिए बैठ जाती थी। अब बिहान का भी रोज़ का यही काम था। बिहान जो कुछ अपनी भाभी के साथ कर रहा था, या तो पति ही कर सकता है, फिर एक बेटा अपनी माँ की सेवा कर सकता है। मैं इस कन्फ्यूज़न में थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। उसी दौर मेरी माँ आई हुई थी। एक दिन वो वीडियो मैंने अपनी माँ को दिखाई तो वो कहने लगी कि रीता तू बहुत भोली है, इतनी सेवा एक पति ही कर सकता है। दूसरे दिन माँ जाने लगी तो मुझे भी कहने लगी कि मायके चलो। मेरा बेटा अब 1 महीने का हो गया था। एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत खराब हो गई और दूसरे दिन उनकी मौत हो गई। बिहान अंदर से टूट गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सगी माँ को ही खो दिया है। कुछ दिनों बाद मैंने बिहान का मूड देखकर बोली कि तुम भाभी के कमरे में जाकर दरवाज़ा क्यों बंद कर लेते थे। ये सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा और लंबी सांसें ली और कहने लगा कि बचपन में ही मैं और भैया बहुत बुरे दिन देखे हैं। मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा की मौत के बाद सौतेली माँ ने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। मेरे भैया ने मजदूरी करके हमको पढ़ाया लिखाया। कुछ दिनों बाद भैया की शादी भाभी से हो गई। वो घर में इकलौती थी, इसलिए उनके माँ बाप के मरने के बाद वो सारी संपत्ति भैया के नाम कर दिया। उन्हें मेरा पालन पोषण एक माँ की तरह किया। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। भाभी ने माँ की कमी पूरी की। भाभी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ सालों पहले मुझे निमोनिया हो गया था तो भाभी ने ही मेरा ख्याल रखा। उनकी जगह कोई और होता, शायद मेरे गंदे कपड़े को हाथ भी नहीं लगाता। भाभी को रामायण की कथा बहुत पसंद थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी। इसलिए भैया जब काम से बाहर होते थे तो मैं भाभी को रामायण पढ़कर सुनाता था। कोई परेशान न करे इसलिए दरवाज़ा बंद कर लेता था। इसलिए तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और तुम मायके चली गई थी। मैं चाहता तो तुम्हें सब कुछ पहले बता सकता था, लेकिन तुम्हें यकीन ही नहीं आता, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में एक बार शक बैठ जाए तो वो किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। भाभी का जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं सेवा करके कर्ज से मुक्त होना चाहता था, लेकिन इतनी ताकत के साथ मैंने न उनकी सेवा कर पाई और न उन्हें बचा पाया। इतना कह के वो मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगा। बिहान को रोता देख मुझे भी रोना आ गया। मुझे अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। मैंने दोनों के इस बारे में कितना गलत सोच रही थी। अब हम दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी से रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।